आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का, वर्क, पावर और एनर्जी। तो अगर देखा जाए तीनों टर्म्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वर्क क्या होता है? जो हो चुका है। एनर्जी क्या होती है? कि जितना करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ठीक है। क्षमता है कि हम सपोज 100 जूल वर्क कर सकते हैं, लेकिन किया क्या? 60 जूल वर्क। तो जो हो चुका है, जो किया है, वो क्या है? वर्क, ठीक। और जो करने की कैपेबिलिटी है वो क्या है? एनर्जी। और उस कार्य को करने की जितनी स्पीड है उसे क्या कहते हैं? पावर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वर्क कैसे निकालते हैं, क्या है उसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन है, लेकिन पॉइंट यही है कि तीनों वर्ड्स थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी के साथ हैं, हल्का हल्का सा कुछ अंतर है। जैसे वर्क का मतलब है जो हम कर चुके हैं, एनर्जी जितनी कैपेबिलिटी है, और पावर जितनी काम करने की जो स्पीड है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो बात समझ आई। अब 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करेंगे। तो वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द बॉडी डिस्प्लेस एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये बस ये कहता है कि जो वर्क है वो क्या है? वो है डिस्टेंस का और फोर्स का मल्टीप्लीकेशन। एक फोर्स ने उसी की डायरेक्शन में, डिस्टेंस की डायरेक्शन में कितनी दूर तक बॉडी को लेकर कवर किया, उनका प्रोडक्ट, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास क्या है, सपोज एक बॉडी है जिसका मास कितना है? बॉडी एक सरफेस पर रखी है, ये सरफेस पे बॉडी रखी, आपने इस पे फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स लगाया तो बॉडी तो इधर ही चलेगी ना। बॉडी ने डिस्टेंस कवर की इधर की तरफ, इतनी डिस्टेंस कवर की, मान लो ये एस डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां तक बॉडी आई, क्योंकि हमने क्या लगाया? फोर्स। पॉइंट है, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है? नहीं है, इनकी डायरेक्शन तो अलग है। तो अब देखो कि ये जो फोर्स हमने लगाई डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पे है? तो ये डिस्प्लेसमेंट से है थीटा डिग्री पे। तो मुझे तो फोर्स इसके डायरेक्शन में चाहिए। वर्क क्या है? वर्क है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में हो तो उनका मल्टीप्लाई वर्क है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इसका कोई तो कंपोनेंट होगा ना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इधर की तरफ है उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका रेजोल्यूशन, कि भाई इधर की तरफ फोर्स कितना है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, इधर की तरफ। तो मैं इसका रेजोल्यूशन करूं तो जैसे इससे पहले वाली चैप्टर में, उससे पहले में हमने समझाया था मोशन इन प्लेन में, वेक्टर जब पढ़ा था कि रेजोल्यूशन क्या होता है, कि थीटा की साइड में होगा, एक्स एक्सिस मान लेंगे, और इससे 90 डिग्री पे इसे बीच में रखते हुए एक इधर होगा। एक ही कंपोनेंट को हमें कितने में स्प्लिट करना? 2 में। तो जिधर थीटा होगा उस साइड को एक्स मान लो, और इससे इधर की तरफ 90 डिग्री पे क्या होगी? वाई। तो थीटा की साइड में जो ये एफ कंपोनेंट बनेगा हमारा, क्या आएगा? एफ कोस थीटा, और 90 डिग्री पर क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो इस एफ साइन थीटा की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क केवल किसकी वजह से हो रहा है? एफ। क्योंकि अब ये जो कंपोनेंट इसका फोर्स का है, एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन्हीं के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? वर्क। तो वर्क हमारा होगा W इक्वल, बात समझ आई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स किधर लगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोस थीटा, ये चीज क्या होती है? वर्क। बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा, SI यूनिट क्या होगी वर्क की? हम बात करें इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट, तो अब इनके SI यूनिट लिख लो। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, और कोस थीटा का तो कुछ नहीं होता। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को हम क्या कह सकते हैं? जूल। तो इसके 2 यूनिट्स हैं, न्यूटन मीटर या जूल। ज्यादातर हम वर्क के लिए किसका यूज करते हैं? जूल का। क्लियर है? तो ये है, कितने टाइप्स के वर्क होंगे तो वो इस एंगल से हम पता करेंगे, ठीक है। एंगल कितना होगा उससे देखेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। तो वर्क हमारा किस किस नेचर का हो सकता है? सबसे पहले जीरो वर्क, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होगा बताओ? देखो, वर्क हमारा है
एफ एस कोस थीटा। तो जीरो वर्क कब होगा? जब एंगल कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। तो कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब आएगी? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एट, या हमें लिखेंगे व्हेन व्हेन फोर्स अप्लाइड इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, then work done due to this force is always zero। इस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि वहां पे एंगल थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो, तो वर्क क्या आ गया हमारा? जीरो। तो ऐसी सिचुएशंस क्या होंगी बताओ? अब देखो, ग्रेविटी किधर वर्क, ग्रेविटी फोर्स हमेशा किधर लगाती है? नीचे की तरफ। अब मैं एक बैग लेके जा रहा हूं, मैंने एक काफी डिस्टेंस कवर की इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे एक डिस्टेंस कवर की, बैग लेके मैं गया काफी दूर तक, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैंने वर्क किया, लेकिन अब बताओ ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क हुआ? अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है? इधर की तरफ। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना आया? जीरो। अच्छा, एक चीज और है, ये चीज डिपेंड करती है कि हम वर्क किसके हिसाब से देख रहे हैं। क्या डिपेंड करता है? कि वर्क हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, किसके हिसाब से, ठीक है, यानी कि फोर्स कौन सी है। तो एक ही कंडीशन में कई सारी फोर्स हो सके, तो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी फोर्स के हिसाब से वर्क देख रहे हैं। बस बात यही है कि आप एंगल का ध्यान रखना, एंगल से पता चलेगा किस फोर्स की वजह से वर्क देख रहे हैं, और वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, तो वो आपको सही वैल्यू देगी वर्क की। अच्छा, ये है। तो जीरो वर्क, मुझे बताओ कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 1, 90 0, और 180 -1। तो कोस 180 की वैल्यू क्या होगी? -1। तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वर्क के लिए थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, और नेगेटिव वर्क के लिए 180 डिग्री। तो अब बी पार्ट इसका लिख लेंगे कि नेगेटिव वर्क, तो इसमें व्हेन फोर्स applied is 0 degree to the direction of displacement, then work done is पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, एंगल कितना हो? 0। कि भाई एक मास है, हम इसे इधर लेके जा रहे हैं, हमने इधर की तरफ लेके जाना है मास को, यहां से यहां तक एस डिस्प्लेसमेंट कवर कराई, और फोर्स भी मैंने क्या लगाया? इसी डायरेक्शन में। तो जो वर्क होगा यहाँ पे, जो एंगल होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो कितना होगा? 0 डिग्री, एंड द वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, हमें तो नेगेटिव देखना, नेगेटिव वर्क लिखोगे तो, हाँ, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लो। तो हमने पॉजिटिव का एक्सप्लेन कर दिया ये पूरा। ये किसको एक्सप्लेन किया हमने? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब एंगल कितना हो दोनों के बीच में? 0 डिग्री का। नेक्स्ट सी पार्ट में, नेगेटिव वर्क, व्हेन फोर्स अप्लाइड is opposite to the displacement, then
वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक, अब इसका क्या एग्जांपल होगा कि सपोज एक बॉडी है, इस पे हमने अप्लाई फोर्स किया किधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये बॉडी ने इतना डिस्टेंस भी कवर किया। ठीक है, अप्लाई फोर्स तो इधर था, एस डिस्टेंस कवर किया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर था, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स लेंगे ना, बस अप्लाई फोर्स के द्वारा देखेंगे तो अप्लाइड फोर्स लेंगे, वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क पूछेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें वर्क निकालना किसकी वजह से। ठीक है, तो 3 तरह के वर्क हो सकते हैं, 3 तरह की नेचर हो सकती है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हमने देखा कि वर्क निकालना है तो क्या करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन कि सपोज एक ट्रॉली है, उसको मैं खींच के ले जा रहा हूँ। ठीक है, एक मास है, कोई भी है, कोई ट्रॉली है, और मैं उसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, और मैं उसे लेके गया कितने मीटर तक, 10 मीटर तक, और मैंने इसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, कितना फोर्स लगाया, मान लो 100 न्यूटन का। अब मुझे बताओ वर्क कितना हुआ, कितना वर्क आ गया। अब मैंने आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है 100, डिस्प्लेसमेंट है 10, और एंगल कितना है 0 डिग्री, कोस 0 कितना हो गया 1, और ये कितना आ गया हमारा 1000 जूल। भाई इतना वर्क होगा। ठीक है, अब मैंने कंडीशन बदल दी, मुझे बताओ यही ट्रॉली है सेम, कोई दूसरा बच्चा है, इस ट्रॉली को वो भी खींच के कितने मीटर तक लेके गया, 10 मीटर तक, सेम ट्रॉली को, और उसने भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया, लेकिन इसने जो फोर्स लगाया ना, उसका सिस्टम कैसा था देखो, पहले उसने लगाया 100 न्यूटन, फिर लगाया 99 न्यूटन, थोड़ा सा चलने के बाद ही, उसके बाद थोड़ा चला तो 98, और फिर घटता गया घटता गया घटता गया, और लास्ट में यहां तक जब बॉडी आई तो उसका लास्ट में फोर्स कितना था 50 न्यूटन, और उसके बाद वो रुक गया। अब बताओ इसमें वर्क कितना, कैसे एवरेज निकाल लोगे। हाँ, वर्क निकालना हमें, तो कौन से फोर्स को लेंगे, 100 को लेंगे, 98 को लेंगे, 99 को लेंगे, या 50 को लेंगे, किस फोर्स को लें और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करें जिससे क्या आ जाए वर्क, तो नहीं, कैसे ले लेंगे इसको। अब 50 भी तो है, 98 भी तो है, 96 भी तो है। एक्चुअली में ये जो फोर्स लग रहा है ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। इससे जो वर्क आएगा वो हमारा सेम डिस्टेंस में सेम वर्क नहीं आ रहा होगा, अलग अलग आ रहा होगा, तो फोर्स की वैल्यू अलग है। तो ये कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब बहुत सारी फोर्स हैं, हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है, वेरिएबल अलग अलग फोर्सेज की वजह से। तो वर्क कैसे निकाल लेंगे, वो कंसेप्ट है, बात समझ आई। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए क्या होता है इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं बहुत सारे वर्क निकालोगे आप। एनर्जी निकालने के लिए हमेशा क्या निकालते हैं हम, वर्क। और 12th क्लास में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे ना उसमें वर्क निकालोगे, और हमेशा वो जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, दैट विल बी ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इसी की वजह से होगा, हमेशा इंटीग्रेशन से वर्क आएगा। तो ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में क्या है। तो सपोज कि हमारे पास क्या है कि इधर की तरफ हमने क्या मानना फोर्स, और इधर की तरफ हमने क्या मानना डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जो फोर्स है वो लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ तो बढ़ती जा रही है, मतलब चेंज हो रही है। तो अब देखो अब चेंज हो रही है लगातार, तो मैं क्या करूं अब वर्क निकालने के लिए कौन सी फोर्स लूं। तो इसके लिए सीधा सीधा बताया गया कि आप क्या मान लो, यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप्स मान लो, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, और इन स्ट्रिप्स के एरिया निकाल लो। क्योंकि देखो अगर हम ये देखें कि मुझे वर्क निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करूं, इसका ग्राफ के अंडर का क्या निकाल लूं एरिया, क्योंकि ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो मुझे क्या देता है, हाँ रेक्टेंगल। यहाँ छोटी सी स्ट्रिप तो रेक्टेंगल बनेगी, लेकिन ये तो कोई भी शेप नहीं बन रही ना, इस वजह से। तो अब ये स्ट्रिप्स हैं, यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं वहां। तो एक्चुअली में एक स्ट्रिप का जो वर्क होगा
वो हम कैसे निकाल लेंगे कि ये जो स्ट्रिप है, देखो यहाँ पे थोड़ा अलग फोर्स है, यहाँ अलग है, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से लगभग एक ही फोर्स मान लेंगे। यहाँ इनका भी लगभग एक ही फोर्स होगा, इनका भी लगभग एक ही होगा, तो यहाँ देखोगे एक ही फोर्स होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या देख रहे हैं हम कि जो छोटी छोटी जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट है, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, dx। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो वर्क हुआ वो निकाल लो, अलग 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 छोटे छोटे वर्क निकाल लो और सबको जोड़ दो। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। अब हम इस तरह तो करते नहीं, अब 1000 स्ट्रिप होंगी तो 1000 बार थोड़ी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि छोटे 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 निकाल के जोड़ने के जो मेथड होता है कि शॉर्टकट मेथड, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। कि हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क आएगा इस तरीके से, जो वर्क हमारा आएगा ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट क्यों लगाया कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए डॉट बी हमारा होता है ए बी कोस थीटा, और वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनटू में कोस थीटा। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स डॉट डीएक्स, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकें, है ना। देखो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ए बी कोस थीटा, तो मैं ए और बी दोनों वेक्टर हैं, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। इसी तरह ए की जगह आप फोर्स मान लो, बी की जगह डीएक्स मान लो, तो ये एफ डी एक्स कोस थीटा को मैं क्या लिख दूं, एफ डॉट डीएक्स। क्लियर है पॉइंट। तो ये इस तरीके से हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वर्क आएगा। या फिर क्या करें, एरिया निकाल लें इसके अंडर का। ठीक है, तो जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी द एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, वर्क डन दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ वन स्ट्रिप। कि एक स्ट्रिप का क्या निकाल लें, एरिया, और फिर उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो भी वर्क आ जाएगा। और एक स्ट्रिप का जो एरिया है भाई वो यही होता है, एफ डॉट डी एक्स। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मुझे वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालूंगा मैं, जैसे उस ट्रॉली के लिए लेके जा रहे हैं, तो मुझे पता कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वर्क जो फोर्स है बदलता जा रहा है, तो मैं छोटा सा डिस्टेंस लूंगा जिसमें वो फोर्स बहुत कम बदला हो, और उसी की एक एवरेज वैल्यू लेके मैं क्या निकाल लूंगा, एक छोटा सा वर्क, और उसी को इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क, कि यहां से यहां तक चला ऐसे। अब इंटीग्रेशन मेथड कैसे अप्लाई होगा, क्या करेंगे, वो चीजें हम करेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। अब दो तरह की फोर्स होती है, एक कंजर्वेटिव और दूसरी नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, वे फोर्स जिनके द्वारा, जिन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क हम निकालते हैं वो वर्क केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ना कि पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, कि उसने पाथ कितना कवर किया। जैसे अब एक बॉडी है, मैं उसको यहां से लेके गया, वहां लेके गया, फिर वहां लेके गया, वहीं आ गया जहां से चला था, तो अगर ये जो फोर्स लग रही है कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो ये जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये वर्क डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल और फाइनल पे। और इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सेम पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं वो, तो वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 0, जैसे वो ऑब्जेक्ट चला ही ना हो जैसे। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क निकाल लेंगे तो जो वर्क होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे, पाथ लेंथ, कि कहां से गई। यानी कि सीधी सी बात है, अगर नॉन कंजर्वेटिव वाली फोर्स होगी तो हम देखेंगे डिस्टेंस, और अगर कंजर्वेटिव वाली फोर्स होगी तो क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही है ना, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्लियर। तो कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी depends only on initial and final position of the body and not on the nature of path followed between the initial and the final position। कि वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ना कि उनके बीच में जो पाथ है उस पर। तो वैसी जो फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा वर्क जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे, तो ऐसी फोर्सेस जो क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सके, तो इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो चार्जेस के बीच में लगेगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी इसके एग्जांपल है जो मैग्नेट्स के बीच में लगेगी। तो ये सारी फोर्सेस जो होती हैं ये कौन सी फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इनके द्वारा अगर हम वर्क देखेंगे तो इनके द्वारा जो वर्क होगा वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। उसे समझने के लिए एक प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ लेते हैं किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव है, और इसके द्वारा जो वर्क होगा वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा और पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो देखते हैं। अब देख, हमने कंसीडर किया कि एक बॉडी है, कंसीडर ए बॉडी है ना, एक बॉडी कंसीडर की, जो बॉडी को कैसे डाला गया? बस एक पर्टिकुलर हाइट से। मान लो कि यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है और इस m मास को इस h हाइट से क्या कर दिया हमने? ड्रॉप कर दिया ग्राउंड पे, जस्ट ऊपर से नीचे क्या कर दिया? ड्रॉप। इस प्रकार m मास को यहां से यहां पे ड्रॉप कर दिया, तो कुछ वर्क हुआ होगा। ये कंडीशन 1 है, केस 1 when mass m is dropped over a height h। किसी मास को अगर h हाइट से बस ड्रॉप कर दिया, तब जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बताओ जरा कितना होगा? अब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क देख रहे हैं, वर्क का हमें बताइए क्या होता है भाई? Fs cos थीटा। शाबाश। अब बताओ वर्क डन कितना होगा? फोर्स कितनी है? अब इस मास पे कितनी फोर्स लगेगी? m इंटू जी की, ठीक है। तो कितनी फोर्स कितनी है हमारी? mg, जो उसका वेट है। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की इसने? h, ठीक है। और एंगल कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ ही हो रही है और जो फोर्स है वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा है mg का। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर मैं इस बॉडी को ऊपर लेके जाता तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगती और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर होती, तो एंगल कितना होता? 180 डिग्री। लेकिन अभी जब ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है, फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो यहां से जो वर्क आया वो कितना आ जाएगा हमारा? mgh, ठीक है। तो ये वर्क आया, हम याद रखेंगे कि एक बॉडी को मुझे h हाइट से नीचे पहुंचाना था और मुझे वर्क कितना करना पड़ा? mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक। नेक्स्ट केस 2। केस 2 हमारा है कि हम एक बॉडी को ऐसे ऊपर से नीचे ड्रॉप नहीं कर रहे, h हाइट तक ही नीचे जाना है, सेम है। इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। मतलब h हाइट कवर करनी है, लेकिन ऐसे कवर ना करके उसको कैसे कवर करा रहे हैं? ऐसे ऐसे स्लांट तरीके से, रफ खिसका के, ऐसे, है ना, किसी ऐसी सरफेस पे उसे स्लाइड करा के बॉडी को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो इस बॉडी को हम नीचे लेकर आ रहे हैं कैसे? स्लाइड करा के, कि व्हेन बॉडी ऑफ मास m slides over a height h at an angle थीटा। थीटा एंगल पे उस बॉडी को हमें क्या करना है? स्लाइड कराना है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये इस तरीके से हमने बना लिया। ये हमारी हाइट कितनी है? h हाइट है, लेकिन मैंने क्या किया ना, इस मास को मैं कैसे लेके आ रहा हूं? अब ऐसे लेके आ रहा हूं h हाइट से। इस बार भी वर्क कितना आना चाहिए मेरा? mgh। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव।
और इस फोर्स के द्वारा जो वर्क है वो केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। आप कैसे लेकर आए वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप उसे डायरेक्ट ऊपर से नीचे फेंक दो या ऐसे खिसका के लेकर आओ, वर्क क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो सेम ही आना चाहिए, तभी ये प्रूव होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इस थीटा एंगल पे हमने इसे स्लाइड कराया। चलो ठीक है, वर्क देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। इसका वेट किधर की तरफ होगा बेटे, नीचे की तरफ, mg। यहां से रिजोल्यूशन करोगे ऐसे और ऐसे, तो इधर की तरफ एंगल थीटा होगा, इधर कितना आ जाएगा mg कोस थीटा, और यहां आ जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, अगर फ्रिक्शन है तो, और सपोज फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो फोर्स है अब वो क्या है, जो बॉडी को नीचे लेकर आ रही है, mg साइन थीटा, ये हमारी फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर मैं इसे कहूं कि ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी और सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में ये जो साइड है हमारी, ये साइड हमारी कितनी होगी, ए बी, और ए बी डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स भी हमारा क्या है, mg साइन थीटा फोर्स है, वो भी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैं यहां पे अगर वर्क निकाल लूं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पे अगर मैं वर्क निकाल लूं वो किसके बराबर होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो जो वर्क डन है हमारा, फोर्स कितना है बताओ जरा, mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए बी की डिस्प्लेसमेंट ये एक्चुअली में वो यहां से यहां तक आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है ए बी। ठीक, और इनटू में कोस थीटा हमारा कितना आ गया, ये 1। ठीक भाई, तो वर्क डन इक्वल्स टू mg इनटू में ए बी पहले लिख लो, और इनटू अब साइन थीटा। ये ट्रायंगल देखो जरा, इस ट्रायंगल में से साइन थीटा निकालना, कितना आएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है, h, हाइपोटेनस कितनी है, ए बी। तो मैं साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, h अपॉन ए बी। तो यहां पे लिख दिया मैंने h अपॉन ए बी, ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। तो वर्क कितना आया, mgh। तो अब ऐसे मैंने इसे सलांट तरीके से ऐसे रिपटाया तो भी उतना ही वर्क आया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया तो भी उतना ही वर्क आया। तो वर्क दोनों तरीके से क्या आ रहा है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम केस 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, so we can say from case 1 and 2 that gravitational force is a कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं इन दो केसेस से कि जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। अदरवाइज ये वाली डिस्टेंस तो ज्यादा है, ये h थोड़ी, h तो ये है हमारी, लेकिन फाइनली इसका आंसर क्या आया, वही h में ही आया, mgh सेम। क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिनमें वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। ऐसी फोर्सेस जिनके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी फोर्सेस क्या होंगी, एयर रेजिस्टेंस मतलब एक ही बात है, वे फोर्स हैं जो मोशन का अपोज करती हैं, सारी की सारी। वे सारी फोर्स कैसी हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं। तो एयर रेजिस्टेंस, हवा की जो रुकावट होती है, जैसे बॉडी बाइक लेके हम जा रहे हैं तो एयर हमें रोकती है ना, तो इसकी वजह से जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो वर्क होगा, ये क्या होगा, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। दूसरी फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर रेजिस्टेंस। भाई अगर वाटर के अंदर कोई चीज मूव कर रही होगी तो वो भी है ना रेजिस्टेंस बना रहा होगा। तो ये सारी फोर्सेस कैसी होंगी, हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगी। क्लियर है, नेक्स्ट
अब है पावर। तो पावर एक्चुअली में क्या होती है, मैंने क्या बताया, रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, की वर्क कितनी स्पीड से किया जा रहा है, ठीक है। तो जितनी स्पीड से हम वर्क करेंगे तो हमारा पावर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो पावर हमारी होगी पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा अब बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम है, ठीक है। तो यहां से मैं इसका ऐसा यूनिट निकाल लूं, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, वर्क की क्या होती है ऐसा यूनिट, जूल, है ना। फॉर्मूले से बनती है ऐसा यूनिट, नहीं नहीं भी तो जूल, और अपॉन में टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक पावर आपने देखी होगी 10th क्लास में पढ़ा होगा, हम क्या कहते थे, वाट, बार बार यूज करते थे वाट, है ना। तो पावर का ऐसा यूनिट जो है, इलेक्ट्रिक अगर पावर है तो क्या होगा, वाट होगा। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर ऐसा यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, इसका क्या होता है, वाट, ठीक है। तो और बहुत सारे यूनिट होते हैं, ये तो हमारे कुछ ऐसे यूनिट है जो ऐसा यूनिट है ना, जूल पर सेकंड वगैरह ही, तो ये सब क्या है इसके ऐसा यूनिट पावर। और बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, फॉर्मूले से ही पुट कर करके आते रहे।